What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टार लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली गई है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं आप लोगों के पास में जो कि अब एक काम को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं, वरना हर एक इंसान शॉर्टकट ढूंढता है, लालच का रास्ता अपनाता है या कोई उल्टी सीधी तिकड़मबाजी करने की कोशिश करता है। अगर कोई सही पर्सन है, आप लोगों को लगता है कि वो सही काम कर रहा है, तो हमेशा उसको कोशिश करो कि अप्रिशिएट करो, क्योंकि ऐसे इंसान जो है वो काफी कम मिलते हैं। और अगर आप लोग उसको अप्रिशिएट कर देंगे तो वो जो इंसान है वो उस काम को और अच्छे से करना स्टार्ट करेगा। तो अप्रिशिएशन जो है वो एक तरीका मोटिवेशन देती है। जैसे आप लोग आंसर राइटिंग ग्रुप में जब आंसर लिखते हैं, तो अगर मैं बोल देता हूं कि हाँ बहुत अच्छा आंसर आप लोगों ने लिख रखा है, आप लोगों के आंसर लाइक कर देता हूं जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो इससे कई सारे बच्चों ने ये बोला कि सर बहुत अच्छा लगता है जब आप उसको आके लाइक कर देते हो, तो इससे और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए ये एक तरीका अप्रिशिएशन ही है। आप अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, कुछ बच्चा अच्छा काम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, किसी छोटा सा कोई कंपटीशन जीत कर आया है, तो आप लोग उसको अप्रिशिएट करो, शाबाश बेटा बहुत अच्छा किया है, आगे और अच्छा करोगे, इसी तरीके से लगे रहो। तो उसके अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है। पर लेकिन अगर वो आप बोलोगे क्या कौन सा बड़ा तीर मार दिया है, ये थोड़ा ना कोई बड़ा काम कर दिया, कौन सा पहाड़ पलट दिया, अगर ऐसे ऐसे शब्द आप लोग उसको बोलोगे तो जो वो कर रहा है उसको भी छोड़ देगा और आगे उसकी परफॉर्मेंस जो है वो खराब होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमेशा कोशिश करो, चीजों को अप्रिशिएट करो, कोई कुछ भी काम क्यों ना कर रहा हो। अगर आप लोगों को लगता भी है कि ये प्रोडक्टिव भी नहीं है, तो भी आप लोग कोशिश करो कि उसको गाइड करने की कोशिश करो, बोलो कि यार इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, कर अच्छा रहे हो। ऐसे नहीं बोलना है जैसे कि कई सारे बच्चे आंसर लिख रहे हैं तो कुछ आगे क्या बोलेंगे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये कैसा आंसर लिख रहे हो, ठीक है तुमसे ना हो पाएगा, ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं आकर वहां पर। तो किसी को डीमोटिवेट मत करो। अगर मोटिवेट नहीं कर सकते तो ये चीजें अगर लाइफ में दूसरे को मोटिवेट करोगे तो इनडायरेक्ट वे में आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। ये एक साइकिल होती है। अगर आप लोगों के माइंड में रहेगा कि हाँ सामने वाले को डिमोटिवेट करना है, तो आप भी कभी अपना काम कोई अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करो सामने वाले को अप्रिशिएट करो। ओके, आज का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर ये है कोलंबिया बेसिन डेजर्ट। जाकर मैप में नहीं आएगा कहां पर ये लोकेटेड है, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में कल काफी सारे बच्चों के द्वारा फिर से आंसर लिखना स्टार्ट किया गया। एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर काफी दिनों के बाद फिर से लिख रहा हूं, बीच में डिसकंटिन्यू हो गया था। देखिए ये एक तरीके का पैटर्न होता है। अगर आप लोग डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर आप लोग लिखेंगे ही नहीं। डिसकंटिन्यू करने का मतलब होता है एक दिन चलो लिखना भूल गए, 2 दिन भूल गए, ये थोड़ी ना कि एक हफ्ता नहीं लिखा है पूरा, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। एक आध दिन हो जाता है पर लेकिन उसको कोशिश कीजिए कंटिन्यू कर लीजिए फिर से, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को अपनानी पड़ेगी। आइए अब एक नजर डालते हैं यहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस के ऊपर। टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर केस के बारे में बात करें तो ये यहाँ पर 85 लाख केस ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 8.5 मिलियन केस। अगर डेथ के मामले में बात करते हैं तो यहाँ पर 4,55,000 के करीब लोगों की डेथ हो चुकी है और 45 जो लाख लोग हैं, यानी कि 4.5 मिलियन जो लोग हैं वो यहाँ से रिकवर कर चुके हैं। तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि रिकवरी भी यहाँ पर आधे से ज्यादा आप लोगों को देखने को मिल रही है। अगर बात करें यूएसए के बारे में तो यूएसए में 22 लाख केस हो चुके हैं और इसी के साथ में 1,20,000 लोगों की जान जा चुकी है कोविड-19 के चलते। ब्राजील, रसिया, इंडिया है चौथे नंबर पर। हमारी कंट्री में 3,81,000 केस आ चुके हैं और टोटल मिलाकर 13,827 केस अब तक के सबसे ज्यादा केस, यानी कि ये जो ग्राफ है ये बढ़ता ही हुआ जा रहा है। अब तक के सबसे ज्यादा केस हैं, उस दिन से मैं यहां पर चीजें डिस्कस कर रहा हूं। इसी के साथ में जो रिकवरी है वो 10,000 की हो चुकी है, तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। टोटल मिलाकर 12,600 के करीब लोगों की जान अभी हमारी कंट्री में जा चुकी है। महाराष्ट्र टॉप पर चल रहा है 1,20,000 केस के साथ में, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर 52,000 केस के साथ में, दिल्ली तीसरे नंबर पर है। यहाँ पर देखिए दिल्ली में भी देखिए यहाँ पर देखिए 3,752 केस बढ़े यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देखिए यहाँ पर इसके जो तमिलनाडु के अंदर 2,141 केस बढ़े, पर लेकिन लगभग 3,000 के करीब केस बढ़ गए दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर 49,000 के करीब लगभग 50,000 आप लोग बोल सकते हैं केस टोटल दिल्ली में यहाँ पर आप लोगों के सामने है। तो ये कंडीशन है दिल्ली की, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। आइए अब आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं, क्या क्या चीजें हम लोग को डिस्कस करनी है। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर लेक्चर की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो के एंड में अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए। यानी कि अगर लेक्चर आप लोगों को पसंद नहीं आता तो डिसलाइक किया कीजिए, पसंद आता है तो उसको लाइक कर बताइए कि हाँ क्या क्या चीजें पसंद आ रही है, डिसलाइक किया तो फिर बताइए क्या क्या पसंद नहीं आया। ये एक फीडबैक होता है, ठीक है, जिससे चीजों को इंप्रूव किया जाएगा आने वाले टाइम में। तो ये आप लोगों को फीडबैक जरूर देना है। फर्स्ट आर्टिकल काफी इंपोर्टेंट है, काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इंडिया का जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट सीट मिल रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और कुछ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन भी आप लोग आए तो कैसे उसको टैकल करके चलेंगे। तो काफी डिटेल में यहां पर इसको डिस्कस करने वाला हूं। अभी रिसेंटली अभी जिस तरीके से ऑयल के, पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़े हैं तो उसके बारे में एक एनालिसिस किया जा रहा है, तो इसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पर नजर डालेंगे। अभी यहाँ पर गालवान वैली के अंदर जो देखने को मिला उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे और कुछ एक्स्ट्रा
चीजें भी आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। फिर से यहाँ पर कोविड-19 के बारे में बात की जा रही है, क्या करना चाहिए। तो बेसिकली बात की जा रही है यहाँ पर मेडिटेशन के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बहुत सारे आर्टिकल ऑलरेडी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं कि जो इंडिया है वो यहाँ पर आज के डेट में जिस तरीके से डिपेंड रहता है चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के ऊपर, तो क्या उससे हम लोग को बाहर निकलना चाहिए। तो कैन इंडिया डिकपल, जो इस तरीके से यहाँ पर जो कंडीशन देखने को मिलती है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। नेक्स्ट जो यहाँ पर बात की जा रही है, ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है यूएसए और बेसिकली यूएसए की जो पॉलिसी है उसके अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ में, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर लेकिन फिर भी एक हल्का सा आइडिया आप लोगों को देता हूँ। देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब चुनकर आए हैं यूएसए के अंदर में, तब तक उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के बारे में वो बात करते हैं, यानी कि अमेरिका को पहले देखना है, अपनी कंट्री को पहले देखना है, उसके बाद में कहीं और फोकस देना है। तो इसी के चलते वो हर एक चीज में ये इस तरीके से कोशिश करते हैं कि अपनी ही कंट्री जो है वो सबसे आगे होनी चाहिए। दूसरी कंट्री के ऊपर कभी कोई कमेंट करते हैं, कभी उसके ऊपर कोई सैंक्शन लगाते हैं, कभी ट्रेड के बारे में आप लोगों ने देखा होगा उल्टी सीधी हरकतें करते हुए नजर आते हैं। बस ये है कि अपनी कंट्री के ऊपर फोकस देना है। और आप लोगों को पता है कि अभी जून के महीने में हम लोग बैठे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं, तो बीच में 4 महीने हैं। तो इसलिए पूरा फोकस इनका यह है कि इलेक्शन को कैसे जीतना है। तो उसके चलते जो भी इनके द्वारा हरकतें की जा रही है, वो अभी यहां पर अगर ये कुछ उल्टी सीधी हरकतें करें तो ये एक मात्र एक संयोग नहीं होगा, वो सोची समझी एक साजिश होगी। तो उसको ये मत समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या कर दिया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ पर यह है, अभी फिलहाल जर्मनी के अंदर से बहुत सारे जो नेटो के मेंबर थे यूएसए के, उनको बाहर निकालने की बात इनके द्वारा की गई है। आप लोगों को पता है कि जर्मनी के साथ में इनके आजकल ज्यादा बन भी नहीं रही है। G7 मीटिंग में काफी खरी खोटी इनको सुनाई गई थी। जब पहले G7 की मीटिंग हुई थी, ये उसको छोड़कर भागे थे बीच में निकलकर, क्योंकि जैसी हरकतें इनके द्वारा की जा रही है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकल गए, ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकल गए, इस तरीके की हरकतें की जा रही है। अभी जो अलग अलग सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी जो भी देश हैं उनके साथ में भी जिस तरीके से ट्रेड के साथ में इनके जो एक तरीके से अच्छे संबंध नहीं है, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहां पर इनकी खिंचाई की गई थी। तो उसके चलते ये काफी न्यूज में था, ठीक है। तो इलेक्शन ईयर में कुछ भी चीजें हो रही हैं तो समझिए कि हाँ, ये इलेक्शन बैकग्राउंड में उसका कुछ ना कुछ एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। कार्टून के ऊपर नहीं डालेंगे, ये यहाँ पर जो बेसिकली जर्नलिस्ट होते हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, नहीं डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर कार्टून देखिए। जो तमिलनाडु है वो चिल्ला रहा है कि उसको फंड चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु आज के डेट में कोविड-19 के केसेस के बारे में, और सेंटर जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा यहाँ पर इस कार्टून के अंदर दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। आइए अब सबसे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, इसके बाद में आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। और अगर आप लोग एसएससी या फिर बैंकिंग की तैयारी करें तो छोटा सा आंसर लिख लिया कीजिए आप लोग अपने एग्जाम के हिसाब से। यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी करें तो उसके हिसाब से आप लोग कन्वर्ट कर लिया कीजिए, यानी कि आंसर की लेंथ अपने हिसाब से आप लोग घटा और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है इंडिया को अडेप्ट करना चाहिए वैल्यू बेस्ड पोजीशन, जो यूएनएससी यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और एक तरीके से वॉइस बनना चाहिए, यानी कि आवाज उठानी चाहिए वीकर सेक्शन के लिए, खासकर जिस तरीके से सोसाइटी में बात करते हैं, और जब इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो वीकर नेशन के लिए, यानी कि जिनकी कोई रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिलती है प्रॉपर वे में, तो उनकी आवाज यहां पर उठानी चाहिए। तो एक तरीके से इंडिया को फ्लैग बियरर बनना चाहिए यहां पर उन लोगों के लिए जो लोग यहां से ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में। तो ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है। तो बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं, कुछ चीजें आप लोगों ने जो आज तक पढ़ी है, जो सुनी है, वो सारी चीजें कंबाइन कर एक अच्छा सा प्यारा सा आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो एक तरीके से आंसर बहुत प्यारा होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में एक बार समझिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मिलाकर 15 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर में से जो 5 मेंबर होते हैं वो परमानेंट मेंबर हैं, जिनको आप लोग बोलते हैं वीटो पावर मेंबर। ये कौन कौन से हैं यहाँ पर, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये हैं आज की डेट में, ये हैं यूएसए, यूके, रसिया, फ्रांस, चाइना। तो यूएसए, यूके, रसिया, फ्रांस, चाइना, ये 5 कंट्री होगी जिनको आप लोगों ने परमानेंट मेंबर बोलते हैं या फिर वीटो पावर मेंबर बोलते हैं। वीटो पावर का मतलब क्या होता है, अगर यहां पर कोई एक भी असहमत हो जाएगा किसी पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर, तो फिर सारी जो कंट्री है वहां पर उसको एक तरीके से कुछ नहीं कर पाएंगी। जैसे अगर बात करें, जैसे इंडिया से रिलेटेड जो भी मुद्दा वहां पर जाता था जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान को लेकर, तो चाइना हमेशा उसको वीटो कर देता था, तो कोई भी पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कर पाता था क्योंकि चाइना ने उसको वीटो कर दिया। तो एक कोई मेंबर भी अगर वीटो कर दे तो वो यहां पे ढंग से काम नहीं हो पाएगा। इसको आज की डेट में नेगेटिव तरीके से देखा जाता है, बोला जाता है कि 5 मेंबर के हाथ में पावर है, अगर पांचों सहमत होंगे तो ही कुछ चीजें चेंज हो पाएगी, अगर पांचों सहमत नहीं होंगे तो कोई भी चेंज इस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो कई बार यह भी बोला जाता है कि यहां पर भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए कि मेजोरिटी के बेस पर डिसीजन लेना जाना चाहिए, ना कि ये 5 के हाथ में वीटो पावर दे रखी है उसके हाथ से पावर ये हटा लेनी चाहिए। देखिए, अगर किसी के हाथ में एक बार को पावर आ जाती है ना, फिर वो पावर छोड़ने का नाम नहीं लेता है। जैसे आप लोग समझिए, बहुत सारे अगर आज के डेट में आप लोग बात करें, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसे नेशन है जहां पर इलेक्शन होता है प्रॉपर में, पर लेकिन 5 साल के बाद में उनके लीडर को ये लगता है आखिर हम पावर क्यों छोड़े,
तो फिर वहां पर वो एक तरीके से काबिज होकर बैठ जाते हैं और फिर आगे चल के डेमोक्रेसी को बर्बाद कर देते हैं। तो ये सिचुएशन कई बार देखने को मिलती है। अब ये भी समझिए, अगर किसी के हाथ में पावर आ जाती है, वो पावर छोड़ना पसंद नहीं करता है। अपनी कंट्री का उदाहरण ले लीजिए आप लोग। हमारी कंट्री में आज के डेट में 28 स्टेट हैं। ये जो 28 स्टेट हैं आज की डेट में, एक सेंटर हो गया और ये स्टेट हो गए। जब यहाँ पर स्टार्टिंग में पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात की तो सबने मना कर दिया कि पंचायती राज सिस्टम नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर पंचायती राज सिस्टम होता तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ की कुछ पावर जो थी वो नीचे ग्राउंड लेवल पर जाती। तो उसके चलते उन्होंने क्या किया, पंचायती राज सिस्टम को इंप्लीमेंट ही नहीं किया। फिर आगे चल के हमारी कंट्री में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए 1992 में, यानी कि 1992 में। जब जाकर हमारी कंट्री में पंचायती राज सिस्टम आया। तो हमारे संविधान में स्टार्टिंग में पंचायती राज सिस्टम नहीं था, बाद में आया। रीजन क्या था? बहुत सारे राज्य जो थे उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो इसलिए सिस्टम नहीं आया। तो अब इनके हाथ में जो पावर है, ये आखिर इसको क्यों छोड़ेंगे? इनके हाथ में तो पावर है, ये अपनी पावर क्यों कम करेंगे? तो कोई भी वीटो पावर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब इसमें रिफॉर्म करने के बारे में बात की जाती है तो ये इसको अपोज करते हैं, इसको सपोर्ट नहीं करते हैं रिफॉर्म को, क्योंकि इनको अपनी पावर छोड़नी पड़ जाएगी। अगर बात करें 5 परमानेंट मेंबर के बारे में तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब नॉन परमानेंट मेंबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो नॉन परमानेंट मेंबर टोटल 10 हैं। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 15 मेंबर हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। नॉन परमानेंट मेंबर कौन से होते हैं? जिनको यहां पर टाइम टू टाइम चुना जाता है। कब चुना जाता है उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। पहले ये देख लीजिए किस रीजन में कितने कितने नॉन परमानेंट मेंबर आते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लिए 3 नॉन परमानेंट मेंबर है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहा हूं तो आप लोग इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में बोल सकते हैं। तो 3 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। कई बार यह भी बोला जाता है कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर हैं, कम से कम एक मेंबर तो वहां से अफ्रीका का भी होना चाहिए। पूरे कॉन्टिनेंट से कोई मेंबर नहीं है वहां पर, तो इसलिए कई बार यह बोला जाता है कि रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर और भी होनी चाहिए। जैसे अभी यहां पर बात करिए, यहां पर यूके हो गया, ठीक है, ये फ्रांस हो गया, यानी कि छोटे सा जो यूरोप है उसमें से 2 मेंबर आ गए यहां पर उसके अंदर में, ठीक है। रसिया आ गया यहां पर, ठीक है, ये भी एक तरीके से आधा आप लोग यूरोप इसको बोल सकते हैं अगर रसिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चाइना आ गया यहां पर और यूएसए आ गया। तो ये समझिए ना तो यहां पर जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसकी कोई रिप्रेजेंटेशन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर में, और ना ही अफ्रीका की कोई रिप्रेजेंटेशन है, और ना ही जो ऑस्ट्रेलिया वाला जो रीजन है यहां पर इसकी कोई रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि आज की डेट में, आज के हिसाब से चले 21st सेंचुरी के हिसाब से, तो वहां पर एक अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है। तो इसलिए उसमें बार बार रिफॉर्म के बारे में बात की जाती है कि कम से कम इनकी भी कोई रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, पर लेकिन नहीं। इंडिया जो है वर्ल्ड में आज के डेट में सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और इसी के साथ में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इंडिया की रिप्रेजेंटेशन वहां पर बोली जाती है कि इंडिया की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, पर लेकिन वो भी वहां पर नहीं है। तो इसलिए रिफॉर्म की बात की जाती है पर बार बार रिफॉर्म रोक दिया जाता है। 2 सीटें जो हैं वो एशिया से निकल कर आती हैं यहाँ पर नॉन परमानेंट की, ठीक है। जो यहाँ पर 2 सीटें यहाँ पर ये लैटिन अमेरिकन वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। वेस्टर्न यूरोप और अदर ये दो सीट आप लोगों को देखने को मिलेगी, और ईस्टर्न यूरोप से यहाँ पर 1 सीट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी आप लोग देखते हैं 3 सीट तो यहाँ पर यूरोप के अंदर से ही निकाल के रख दी, ठीक है। इतना बड़ा एशिया, उसके हिस्से में ओनली 2 सीट आई हैं। अफ्रीका को यहाँ पर चलो 3 सीट दे रखी हैं। तो ये काफी सोचने वाली बात है कि कैसे आप लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पर यूएन के अंदर जो भी इंटरनेशनल जो पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इश्यू निकल कर आते हैं वो इसको टैकल करता है, ठीक है। ये ओनली यूएन का ऑर्गन है जिसके हाथ में पावर है डिसीजन लेने की, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में ये बातें हम लोगों ने जानी। आखिर न्यूज में किस लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के इलेक्शन के बारे में बात की जा रही है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर जो हम ये लोग यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एंट्री करने जा रहे हैं 2021 और 22 के लिए, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये काफी इंपॉर्टेंट किस लिए? क्योंकि हम लोग हमेशा रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो इसलिए रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हो जाता है। अगर बात करें इंडिया की विक्ट्री की, तो इंडिया एशिया पैसिफिक वाली सीट से यहाँ पर जीत कर आया, यानी कि जो एशिया वाली सीट है तो हमारी कंट्री यहां से जीत कर आया इसके अंदर में। ये वाली जो सीट है तो हमारी कंट्री यहां से जीतकर इसके अंदर पहुंचा है नॉन परमानेंट मेंबर के लिए। तो एशिया पैसिफिक से लिए हम लोग यहां पर विजय। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी रही है यहां पर, उन्होंने फोकस दिया है यहां पर कि किस तरीके चीजों को आगे लेकर चलना है। तो उसके चलते किससे सपोर्ट करना है, तो काफी सारी कंट्री की सपोर्ट हम लोग को देखने को मिली। 193 मेंबर है यूएन के, उसमें से 184 मेंबर, बहुत बड़ी संख्या आप लोग बोल सकते हैं। ओनली 9 मेंबर ऐसे थे जिनके द्वारा हमको वोट नहीं दी गई, बाकी 184 मेंबर के द्वारा हमको वोट दी गई। तो सीक्रेट बैलेट के थ्रू यहां पर इलेक्शन होता है, और 2/3 जो वोट होनी चाहिए मेजोरिटी के इलेक्शन के लिए, यानी कि जो टोटल मेंबर यहां पर हैं उनका 2/3 अगर सपोर्ट करेंगे तो ही यहां पर वोटिंग हो पाएगी। इसी के साथ में मैक्सिको, नॉर्वे और आयरलैंड ये भी यहां पर
इलेक्शन के दौर में थे, तो नॉन परमानेंट मेंबर के, तो मेक्सिको जो था वो जीत गया लैटिन अमेरिका वाले रीजन से। ठीक है जी, अगर बात करें आप लोग, अगर ये लैटिन अमेरिका वाला जो रीजन नहीं समझ रहे हैं तो आप लोग इसको देख लीजिए। यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो रीजन है ये आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात की जा रही है। तो मेक्सिको जीत गया लैटिन अमेरिका से। नॉर्वे और आयरलैंड जो है, ठीक है, इसके बारे में बात की जा रही है। कहां से कॉन्टेस्ट कर रहे थे? ये वेस्टर्न यूरोप और इसी के साथ में अदर ग्रुप जो है वहां से एक तरीके से यहाँ पर ये पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो नॉर्वे वाला रीजन आप लोग यहाँ पर ये वाला रीजन देख सकते हैं। तो इसके बारे में बात की जा रही है। अगर यहां पर आगे बात करूं, कनाडा जो है वो फेल हो गया अपनी वोट जीतने में, यानी कि कनाडा यहां पर नहीं जीत पाया। तो कनाडा कहां पर है? कनाडा यहां पर है, तो कनाडा यहां पर नहीं जीत पाया। ठीक है, इतना सपोर्ट कनाडा को यहां पर नहीं मिला। आगे चलते हैं, इसी के साथ में नाइदर कीनिया और नो जिबूती, यानी कि इनके द्वारा भी कॉन्टेस्ट किया गया, तो ये भी 2/3 जो सीट है इन पे यहां पर नहीं मिल पाई। तो कीनिया को अगर आप लोग मैप में देखेंगे तो आप लोग देखते हैं ये हो गया कीनिया। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। जिबूती आप लोग कहां देखने को मिलती है? जिबूती आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये भी यहां पर नहीं जीत पाए हैं। तो इसका मतलब यहां पर यह है कि सारे मेंबर, ऐसा नहीं है कि 2/3 मेजोरिटी यहां पर सबको मिल जाएगी, तो कोई इतना ज्यादा जरूरी यहां पर नहीं है। पर इंडिया का आप लोग स्टेटस देखिए, इंडिया को कितनी सीट मिल गई है? 184 सपोर्ट मिला है। तो बहुत बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। इंडिया जो है उसके द्वारा जो सपोर्ट है उसको प्रॉपर में हैंडल किया गया। इंडिया हमेशा बात करता है मल्टीलेटरलिज्म और रिफॉर्म के बारे में, यानी कि बहुपक्षवाद। ऐसा नहीं है कि बस चाइना, यूएसए या फिर रशिया की चल रही है अकेले की, सबको मिलकर यहां पर काम करना है। इसके चलते आप लोग इसके अंदर रिफॉर्म लेकर आना है। तो इंडिया हमेशा इसके बारे में बात करता है। इसी के साथ में अगर इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया के द्वारा कई सारे कैंपेन लॉन्च किए गए पर्टिकुलर इसको हैंडल करने के लिए। सबसे पहले बात की जा रही है, इंडिया ये बोलता है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए यूएन की जो पीस कीपिंग मिशन है, यानी कि जहां पर भी यूएन के पीस कीपिंग मिशन चलाए जाते हैं, जहां पर कोई लड़ाई होती है तो यूएन की फोर्स वहां पर भेजी जाती है, तो वहां पर एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पहली बात। इसी के साथ में बात की जा रही है कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन इंटरनेशनल टेररिज्म, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो टेररिज्म है, चाहे वो किसी भी कंट्री के अंदर क्यों ना हो, जैसे पाकिस्तान गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म की बात करता है, तो उनसे दूर हटकर आप लोगों को इसको चीजों को आगे लेकर चलना है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। टेररिज्म है, जनता की जान जाती है, चाहे वो किसी भी कंट्री के लोग क्यों ना हो, तो इसको आप लोगों को देखकर चलना पड़ेगा। तीसरा बोला गया यूएन में रिफॉर्म की बात की जा रही है और यहां पर एक्सपेंड करने की बात की जा रही है सिक्योरिटी काउंसिल, तो उसको भी यहां पर एक्सपेंड करना चाहिए। जो एरिया रिप्रेजेंट यहां पर नहीं कर रहे हैं उन एरिया की भी रिप्रेजेंटेशन यहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर होना चाहिए। अगर रियलिटी में आप लोग इसको ग्लोबल बॉडी बोलते हैं तो कम से कम ये काम आप लोगों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कि न्यू ओरिएंटेशन जो निकल कर आ रहा है मल्टीलेटरलिज्म सिस्टम का, यानी कि एक तरीके से यहां पर बात की जा रही है न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम, जिसको नॉर्म्स बोला गया इंडिया के द्वारा। तो ये जो बेसिकली हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसको सपोर्ट किया गया कि एक मल्टीलेटरल वर्ल्ड होना चाहिए। किसी एक कंट्री के पीछे पीछे नहीं चलना हम लोग को, सबको हम लोग को यहां पर साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो वो बात यहां पर बोलेगी। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यहां पर हमारा जो रहने वाला है 2 साल के लिए, क्योंकि हर जो कंट्री यहां पर जो चुनी जाती है वो 2 साल के लिए चुनी जाती है, और हमारा क्या है, यह है 2021 और 2022। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि 2022 में 75वीं एनिवर्सरी हम लोग आजादी की सेलिब्रेट यहां पर करने वाले हैं, तो इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इंडिया को यहां पर अच्छे लेवल पर रिफॉर्म की बात करनी चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर, जो इंडिया यहां पर गया है, यहां पर बेसिकली अफगानिस्तान जाने वाला था, तो अफगानिस्तान से हम लोगों ने बातें की और अफगानिस्तान की जगह हम लोगों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया, वरना यहां पर अफगानिस्तान का नंबर था। तो ये भी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो अफगानिस्तान के साथ में हमारा रिलेशन है, जो उसका फायदा हम लोग को देखने को मिला, हमारा नंबर यहां पर बाद में आता। नेक्स्ट यहां पर बात करें अचीव करने की बात की जा रही है कुछ अच्छी चीजें, जैसे कि इंडिया जो है वो बात करता है कि कंडक्ट होना चाहिए डिप्लोमेसी ग्लोबल बॉडी के अंदर में, यानी कि एक प्रॉपर अच्छा लेवल पर वहां पर बॉडी काम करे। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए यूएन है, ठीक है, वो यूएसए के दबाव में काम कर रहे हैं और यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप जैसे इंसान बैठे हुए हैं, तो अपने हिसाब से उसको चलाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अलायंस यहां पर मिलकर काम करें, जो इश्यूज हैं उनसे ऊपर जाकर और भी आप लोगों को यहां पर देखना पड़ेगा, क्योंकि जो बिग 5 मेंबर हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट के बारे में ज्यादा बात करते हैं, उनके इंटरेस्ट के अलावा अगर कोई बात होती है तो उसके ऊपर फोकस नहीं देते हैं। तो इसलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग को समझना पड़ेगा कि क्या जरूरी है आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उस हिसाब से चीजों को इंप्लीमेंट करें। इंडिया जो है उसका लॉन्ग टर्म अगर व्यू देखोगे आप लोग तो उसको तो लेकर चल ही रहा है, पर लेकिन 21st सेंचुरी के हिसाब से इंडिया बार बार ये बोलता है कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है वो 21st सेंचुरी के हिसाब से सही बॉडी आज के डेट में नहीं है, क्योंकि ना सबको रिप्रेजेंट कर पा रही है, ना यहां पर आज कहीं पर उल्टी सीधी हरकतें होती है। जैसे चाइना देख लीजिए, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, तो चाइना को एक तरीके से रोक नहीं पा रही है, यूएसए को नहीं रोक पा रही है। अगर यूएसए कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता है तो कहने का मतलब यह है कि यूएन जो है वो एक तरीके से टूथलेस टाइगर आप लोग बोल सकते हो, यानी कि ये बस बोल सकते हैं, ये बस दहाड़ सकते हैं, पर लेकिन इंप्लीमेंट करने के टाइम में यहां पर इनके हाथ में पावर नहीं होती है। तो इसको और ज्यादा पावर देना चाहिए आज की सिचुएशन के हिसाब से, ताकि कल को कोई बुरी कंडीशन बनती है तो ये उन कंट्रोल कर सके सिचुएशंस को, ठीक है। पर लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है यहां पर। उसमें रिफॉर्म की जब भी बात आती है तो परमानेंट 5 मेंबर को लगने लगता है कि उनके हाथ से पावर गई, तो इसलिए वो यहां पर इसको अलाउ नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहां पर बात करें तो ये बात की जा रही है जो मेंबर कंट्रीज हैं वो रिफॉर्म के बारे में
बात करती हैं तो इस तरीके से अच्छे से सपोर्ट यहां पर इंडिया रहेगा, तो इंडिया एक तरीके से अच्छे से सपोर्ट यहां पर कर पाएगा। 5 परमानेंट जो मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के हैं, हालांकि वो रजिस्ट करते हैं इस चीज को, नहीं चाहते हैं कि यहां पर रिफॉर्म निकल कर आए। कोविड-19 जो पेंडेमिक है वो ऑलरेडी यहां पर ऑल ओवर ग्लोबल वर्ल्ड को ऑर्डर को हिला रहा है यहां पर, और ऊपर से चाइना और जो यूएसए है उसकी जो दुश्मनी है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है, काफी शार्प होती जा रही है। एक नई कोल्ड वॉर की बात की जा रही है, न्यू कोल्ड वॉर एरा, जो पहले रसिया और यूएसए के बीच में हुआ करता था, यानी कि आज की डेट में वही चीजें हम लोग को चाइना और यूएसए के बीच में देखने को मिल रही है। तो किस तरीके से सिचुएशन को नॉर्मल करना है उसमें भी यूएन बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा फोकस देकर चलना पड़ेगा। फ्रेश डिबेट होना चाहिए मल्टीलेटरलिज्म और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन के बारे में। जैसे अभी आप लोगों को पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को यूएसए ने पैसे देने से मना कर दिया, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी, जो सेकंड वीडियो हमारी आती है न्यूज एनालिस्ट वाली। एक बच्चा पूछ रहा था सर सेकंड वीडियो में क्या होता है। देखिए जो ये वाली वीडियो रहती है ना, इसमें कंप्लीटली आप लोगों के एडिटोरियल डिस्कस करता हूं काफी डिटेल में, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई जाती है वो उसके इर्द गिर्द वो सारी चीजें इसमें डिटेल में डिस्कस करता हूं, ठीक है। सेकंड वीडियो जो रहती है उसमें आप लोगों को पीआईबी के आर्टिकल देखने को मिलेंगे, ऑल इंडिया रेडियो की कुछ न्यूज देखने को मिलेगी, और जो हिंदू न्यूज़पेपर है उसके कुछ आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। खासकर जो फोकस रहता है वो रहता है प्रीलिम्स के बेस पर, यानी कि एक तरीके से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है ना, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। हालांकि इसमें से भी बहुत सारी चीजें फैक्चुअल आप लोगों की निकल जाती हैं, पर लेकिन वो एक तरीके से एडिटोरियल से दूसरा पोर्शन जो रहता है वो वहां पर डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो सेकंड वीडियो में पूरा आप लोग कवर हो जाता है, तो दोनों को मिलाकर आप लोग का एक कंबाइंड डिस्कशन हो जाता है पूरा, जो लगभग आप लोग बोल सकते हैं 1 से सवा घंटे का देखने को आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको एक तरीके से डिटेल में वहां पर डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो ये है उसको बेसिकली, तो उसमें आप लोगों को कई सारी चीजें एक जगह इकट्ठे मिल जाती है, तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिए कंप्लीट डिस्कशन अपना एक तरीके से करने के लिए उसको, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, यहां पर नेक्स्ट बात की जा रही है कि इंडिया के सामने कई सारे चैलेंज इंडिया को यहां पर देखने को मिलेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल जो है यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीलेटरल डिसीजन मेकिंग बॉडी है आज के डेट में इंडिया वर्ल्ड के अंदर में, जिसकी एक तरीके से काम करती है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स जो है, यानी कि आज के डेट में ग्लोबल लेवल पर क्या चल रहा है उसका रूपरेखा यहां पर इसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो अगर यहां पर ये प्रॉपर वे में काम नहीं कर रही है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई प्रॉपर वे का एक रूपरेखा देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहां पर ढंग से काम करना चाहिए। तो इंडिया को अवॉइड करना चाहिए यहां पर एक तरीके से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में अगर बात करते हैं, उसमें जो ज्यादा पोलराइजेशन होता है, यानी कि पता चला गुट बन गए वहां पर, तो वो जो गुटबाजी है यहाँ पर वो नहीं होनी चाहिए, वहां पर मिलकर काम करना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रॉब्लम है, कोविड-19 आज के डेट में प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम है, टेररिज्म प्रॉब्लम है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट प्रॉब्लम है, तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर आप लोग बात कर सकते हैं, जिनको आप लोग सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहां पर मिलकर काम करना होगा, तभी आप लोग इस इंस्टीट्यूशन का यूज ढंग से कर पाओगे। इसी के साथ में बात की जा रही है कि जिस तरीके से पुश करना चाहिए मल्टीलेटरलिज्म और रिफॉर्म के बारे में, यानी कि एक कंट्री के बारे में नहीं, सबके बारे में यहां पर बात करनी चाहिए। और इसी के साथ में जो बेसिकली ऐसा नहीं है कि मान लीजिए इंडिया बोले कि तुम मेरा ये काम करो तभी मैं तुमको यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा, तभी मैं तुमको यहां पर सपोर्ट करूंगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। यानी कहने का मतलब यहां पर ये ऐसा नहीं है कि तुम मुझे ये चीजें दो तो ही मैं आप लोगों को यहां पर ये चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो बिजनेस नहीं करना है, व्यापार नहीं करना है यहां पर, ठीक है। तो एक तरीके से एक लोगों के फायदे के लिए पहुंचा गया आप लोगों वहां पर, तो तब जाकर आप लोगों को ढंग से काम करना है वहां पर। तो ये बातें यहां पर है। इसी के साथ में जो बात की जा रही है, जो लीडरशिप है यहां पर नॉन परमानेंट मेंबर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो उनकी लीडरशिप आप लोगों को दिखानी है यहां पर। इसी के साथ में जो वीकर सेक्शन है उसकी आवाज आप लोगों को वहां पर उठानी है। तो एक तरीके से ये काम करने के लिए आप लोगों को वहां पर पहुंचाए गए, तो वो काम आप लोग यहां पर कंप्लीट करने हैं। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, इंटरेस्टिंग था, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताएगी। तो देखिए आप लोग थोड़ा सा जो भी चीजें यहां से सीखने को मिलती है, कम से कम वो तो आर्टिकल में जो होती है उसका आंसर तो दिया कि और भी जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों के पास में अगर लगता है ये अच्छे पॉइंट है, उनको भी आंसर राइटिंग में आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। पहले दिन से आंसर नहीं लिखना है, पहले आप लोग छोटा सा वैसे ही प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं आप लोग जो भी आप लोगों को लगे, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले दिन से आप लोगों को आंसर लिखना आ जाएगा। तो ये प्रैक्टिस है, आराम आराम से चलने दो। कुछ चीजें होती हैं कि आराम आराम से ही आगे बढ़ती हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये बात की जा रही है फ्यूल प्राइस के बारे में। आज की डेट में आप लोगों को पता है इंटरनेशनल लेवल पर जो फ्यूल प्राइस है वो डाउन होते जा रहे हैं, पर हमारी कंट्री में फ्यूल प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। आखिर क्या रीजन है? रीजन इसका सीधा सीधा ये है कि गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू है वो काफी ज्यादा डाउन हो गया है। तो गवर्नमेंट जो है वो अपना जो रिवेन्यू है वो यहाँ से निकालने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए यहाँ पर जो प्राइस है बढ़ते हुए आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले तो आप लोग ये समझिए कि क्या क्या चीजें यहाँ पर होती हैं। जैसे आप लोग क्रूड ऑयल खरीद कर लेकर आते हैं, जिसको कच्चा तेल बोलते हैं। कच्चे तेल में से आप लोग पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, ग्लिसरीन निकालते हैं, मिट्टी का तेल निकालते हैं। ये सारी चीजें आप लोग यहां पर निकालते हैं इसके अंदर से। तो ये जो कच्चा तेल होता है, ये कच्चा तेल का मान लीजिए प्राइस यहां पर ए हो गया, ठीक है।
फिर इस पे आप लोगों को लगेगा टैक्स, किसका? ये लगेगा सेंटर का टैक्स, ठीक है। तो मान लीजिए बी यहां पर इसका सेंटर का टैक्स लग गया। फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसको आप लोग एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, तो बी लग गया। फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर स्टेट का टैक्स, जिसको वेट बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें कंबाइन होकर आप लोगों की जब आगे बढ़ती हैं तब जाकर इसका फाइनल प्राइस यहां पर तैयार होता है। तो अभी यहां पर रिसेंटली ये बताया गया है कि दिल्ली के अंदर अगर बात करें, जो कि हमारी नेशनल कैपिटल है, 9% तो यहां पर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है और 10% यहां पर डीजल का प्राइस बढ़ गया है। जबकि इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम लोग बात करेंगे तो जो क्रूड ऑयल है यानी कि कच्चा तेल है, उसका प्राइस डिक्लाइन होकर यहां पर 3% हो गया, 3% यहां पर प्राइस डिक्लाइन हो गया है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर 3% प्राइस डिक्लाइन हो गया है और हमारी कंट्री में डीजल और पेट्रोल के 9 और 10% यहां पर आज के डेट में बढ़ चुके हैं। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात यहां पर हो जाती है कि किस लेवल पर क्या कंडीशन है। तो पेट्रोल का जो प्राइस बढ़ गया 6.55 और डीजल का जो प्राइस बढ़ गया वो 7.04 रुपये पर लीटर। तो ये काफी बड़ा एक उछाल आप लोग बोल सकते हैं यहां पर, जो कि सोचने वाली बात है। पिछले 12 दिनों से ये चीजें ऐसे ही बढ़ती हुई जा रही हैं। तो टोटल अगर यहां पर आप लोग इसको लेते हैं यहां पर, जैसे 76% है यहां पर ये, ठीक है। तो 76 रुपीज है यहां पर। तो 76 रुपीज जो टोटल मिलाकर है, इसमें से 2/3 जो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये ओनली कहां से निकल कर आ रहा है? ये ओनली टैक्स का पैसा है यहां पर, जो कि सेंट्रल और स्टेट कलेक्ट करते हैं। यानी कि समझने की कोशिश कीजिए एक बार इसको, देखिए एक बार इसको यहां पर, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 76 जो रुपीज है यहां पर, वो यहां पर जो प्राइस देखने को मिल रहा है आप लोगों का, इसमें से 2/3 जो है वो सेंटर और स्टेट का एक तरीके से टैक्स है, ठीक है। तो टोटल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोग देखेंगे, मान लीजिए 25 हो गए यहां पर, तो 25 दूनी 50, ठीक है। तो टोटल मिलाकर जो 76 रुपीज यहां पर जो हम लोग को जो पैसे पे करने पड़ रहे हैं, इसमें से 50 रुपए जो है वो सेंटर और स्टेट का टैक्स हो गया 1 लीटर के अंदर में। बाकी कितना बच गया? बाकी बच गया 26 रुपए। तो 26 रुपए में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सामने वाला अपना अर्निंग भी कर रहा होगा, कमाई भी कर रहा होगा कुछ ना कुछ, तो पर लीटर के हिसाब से मान लीजिए 6 रुपए उसकी अर्निंग हो रही है। तो इस तरीके से 20 रुपए का ओनली खरीद रहे हैं हम लोग यहां पर इंटरनेशनल मार्केट में से, और बेच कितने का रहे हैं उसको? बेच रहे हैं यहां पर 76 रुपए का। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। हालांकि ये मोटा मोटा सा एक उदाहरण है, पर लेकिन सेंटर और स्टेट का जो मिलाकर टैक्स है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि जो प्राइस है उसके भी डबल आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसीलिए यहां पर जो प्राइस है इंटरनेशनल लेवल पर घट रहे हैं और यहां पर बढ़ रहे हैं। बेसिक रीजन ये भी कि सेंटर का कहना है कि कहीं ना कहीं जो कहीं से और जगह से चीजें नहीं मिल पा रही हैं, तो इसलिए कोशिश की जा रही है कि यहां से उनको रिकवर कर लिया जाए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग के माइंड में क्लियर होना चाहिए। ऑयल मार्केटिंग जो कंपनी है, जिसको आप लोग ओएमसी बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो ओएमसीज के द्वारा यहां पर बेसिकली रिज्यूम किया जा रहा है डेली प्राइस रीसेटिंग, यानी कि आज प्राइस हो गया तो फिर कल सुबह 6 बजे कोई नया प्राइस आप लोगों को देखने को मिलेगा इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से। पेट्रोल का प्राइस जो था 2010 में डीरेगुलेट कर दिया गया था, तो सेंट्रल जो है आज की डेट में भी यहां पर कहीं ना कहीं इसको रेगुलेट करता हुआ नजर आता है टैक्स के हिसाब से, और ये काफी बड़ी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो इसके चलते अभी रिसेंट जो है यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, कई सारे प्राइस नीचे हुए हैं पर फिर भी यहां पर प्राइस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रिसेंट मूव के बारे में बात करें, जो यहां पर अभी रिसेंटली जो यहां पर रिटेल प्राइस यहां पर बढ़ाए गए हैं, तो फ्यूल मार्केट के अंदर में तो कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि एक साइड में तो जो जनता है वैसे प्रॉब्लम फेस करी है, क्योंकि जनता के पास में जॉब नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोग बोल सकते हैं। अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? अपना खुद का कोई व्हीकल लेकर चलना पड़ेगा, मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, जो भी है, तो उनको उसमें पेट्रोल डीजल डलाना पड़ेगा। आज के डेट में प्राइस ज्यादा बढ़ा रखा है, लोगों के हाथ में जॉब नहीं है, तो एक तरीके से ये तो वही बात होगी, कंगाली में आटा गीला। लोग ऑलरेडी यहां पर परेशान है, आप लोग उनके ऊपर और बर्डन डाल रहे हैं, तो कितने हद तक ये सही है? तो थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। हाउस होल्ड जो कंजप्शन है उसके ऊपर यहां पर इंपैक्ट पड़ता है। मान लीजिए आज के डेट में कोई पर्सन है, वो सोच रहा था कि अपने घर में दाल लेकर आनी है 2 किलो, ठीक है, पर लेकिन उसको क्या किया उसने, यार कहीं जाना भी था, अर्जेंटली जाना पड़ गया, वो पैसा उसने यूज कर लिया डीजल के लिए या फिर पेट्रोल के लिए, उसको उसमें यूज कर लिया, तो कहीं ना कहीं ये दाल नहीं आएगी अब यहां पर, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो सिचुएशन जो है वो काफी खतरनाक यहां पर हो चुकी है। अभी मैं आप लोगों को एक अपना एक खुद का एक उदाहरण बताता हूं। मैं अभी लैपटॉप में बैटरी डलाने के लिए गया था, ठीक है। तो जब बैटरी डलाने के लिए गया तो वहां पर एक पर्सन बैठा हुआ था, वो पर्सन किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था, तो उसके लैपटॉप में कमी आ गई और वो पूरा काम जो था वो उससे ही कर रहा था। तो उसमें 5,000 रुपए का कुछ डलना था उस लैपटॉप के अंदर। मैं बस सुन रहा था, मैंने कुछ ज्यादा क्वेश्चन आंसरिंग नहीं की। तो वहां पर जब उसने बोला कि 5,000 रुपए अभी फिलहाल मैं नहीं दे पाऊंगा और मुझे ये काम कराना भी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कंडीशन ये हो चुकी है आज की डेट में। वो पर्टिकुलर पर्सन जो था वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि यार देखो थोड़ा बहुत कुछ कम कर सको तो, क्योंकि आज के दिन में मैं अकेला घर से बाहर रहता हूं, मेरी फैमिली भी है, मेरी बीबी है, 2 बच्चे हैं। कंपनी जो है वो आज के दिन में जो सैलरी है पहले मुझे जो मिल रही थी वो लगभग 35 के करीब मिल रही थी, अब घटाकर उन्होंने उसको 15,000 कर दिया है। 15,000 रुपए में मुझे किराए देना पड़ते हैं यहाँ पर 7 से 8,000 रुपए, तो उसके बाद में सारा घर का खर्चा भी है, तो मैं 5,000 रुपए अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो ये बातें वो टोटल उसको समझा रहा था बंदा, तो वो कंडीशन आप लोग वहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी हालांकि उसका सिस्टम वहां पर उसका जो जुगाड़ था वो थोड़ा हो गया वहां पर,
जैसे भी हो, जैसे तैसे भी है तो मतलब उसको मतलब उसकी हेल्प हो गई वहां पर, ठीक है। मतलब उसका जो भी, मुझे जब मैंने उसको देखा मैंने कहा कुछ ज्यादा ही बुरी कंडीशन में है, तो मतलब उसको वो चीज तो मिल गई, पर लेकिन कंडीशन आप लोग ये समझिए कि सिचुएशन कैसी है आज के डेट में, यानी कि पर्टिकुलर पर्सन जो है वो इतना झेल रहे हैं कोविड-19 के चलते, और आप लोग ऊपर से उनके ऊपर ये बर्डन डाल रहे हैं, डीजल पेट्रोल का प्राइस इसलिए इतना बढ़ा रहे हैं, तो जनता जो है, जो मिडिल क्लास फैमिली या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, इनका आप लोग को अंदाजा भी नहीं है। तो एसी में बैठकर आप लोग डिसीजन मेकिंग जो कर रहे हैं, वो आप लोग ग्राउंड लेवल पर जब जाकर देखेंगे लोग कैसे जैसे अपना घर चला रहे हैं, तब आप लोगों को चीजें समझ में आएगी। तो ये काफी सोचने वाला यहां पर मुद्दा है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की आप लोग बात करें यहां पर, तो उसके बारे में आप लोग देखते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे लेवल पर चल नहीं रहा है, हर जगह कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल रही है, तो हर एक बंदा कोई ना कोई अपना खुद का व्हीकल लेकर चल रहा है, ठीक है। तो आप खुद का व्हीकल लेकर चले, कोई चॉइस ही नहीं है, तो फिर उसमें डीजल पेट्रोल डलाना पड़ेगा, तो फिर यहां पर उसकी जेब पर बर्डन पड़ेगा, फिर यहां से पैसे को कट करेगा और उस पैसे को कहीं और से कट कर यहां पर डालेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन देख सकते हैं। लॉकडाउन जो है एक तरीके से जब से देखने को मिला कोविड-19 के चलते, तब से जो बिजनेस एक्टिविटी है वो हर एक लेवल पर इंपैक्ट उसका पड़ रहा है, ठीक है, चाहे वो किसी भी लेवल पर क्यों ना हो, सेंटर हो चाहे स्टेट हो, यहाँ पर वो भी अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको ढंग से नहीं बढ़ा पा रहा है। पर लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए थी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए था। ये तो एक तरीके से रुकाने वाली बात होगी, भले ही गवर्नमेंट को थोड़ा सा नुकसान हो जाए, पर लेकिन गवर्नमेंट नुकसान झेलने के लिए तैयार नहीं है। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनानी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बनानी सही नहीं है, बनानी नहीं चाहिए, बनानी चाहिए, पर लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि एक साइड में तो आप लोगों का पैर कटा हुआ है और दूसरी साइड में आप लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी साइड में आप लोग मतलब पैसे उसमें लगाने के बजाय में दूसरी साइड में आप लोग उसको ये कर रहे हैं कि नहीं यार ये छोड़कर कुछ मोबाइल लेकर आ जाते हैं, मतलब पैर ठीक कराने के लिए पैसा नहीं है और एक अच्छा सा मोबाइल लेकर आते हैं, मोबाइल की काफी ज्यादा जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो ये क्या कंडीशन है, तो वो तो चीज आप लोग नहीं कर सकते ना, जहां पर ज्यादा इसेंशियल चीजें वहां पर करना पड़ेगा। यानी कि एक पर्सन तो मर रहा है यहां पर बेड पर पड़ा हुआ, और एक पर्सन जो है जिसको खांसी नजला जुकाम है, तो डॉक्टर पहले खांसी नजला जुकाम वाले को ले गया, जो मर रहा है उसको बोला कि अभी तुम्हारा नंबर नहीं है, तो ये तो वो वाली बात होगी। तो ये सही तरीका यहां पर नहीं है, तो गवर्नमेंट को यहां पर समझना पड़ेगा कि किस तरीके सिचुएशन को लेकर चलना है। तो यहां पर सोल्यूशन निकालना है, पर सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहे थे वो खत्म हो गए, अब भी सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ द कंट्रोल चल रही है। 13,000 से ऊपर केस आ रहे हैं, तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं। डीजल के बारे में अगर बात करें तो प्राइमरी फ्यूल माना जाता है। अगर देखिए आप लोग बहुत सारे एरिया में, जैसे कि कोई सामान लेकर जाना है तो डीजल यूज किया जाता है, ट्रक वगैरह यूज किया जाता है रोड पर। एग्रीकल्चर एक्टिविटी करनी है तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर इसका प्राइस 10% बढ़ रहा है तो ये समझिए 10% एक्स्ट्रा पैसा लोगों को यहां पर देना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी हैम्पर होगी, एग्रीकल्चर एरिया उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो कहां से आप लोग यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने की बात करें, आप तो सप्रेस कर रहे हैं और वैसे बोल रहे हैं कि रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं, तो ये इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए। तो जो यहां पर बेसिकली आज की डेट में बात करें, आप लोगों को स्पीड ब्रेकर हटाने चाहिए, ना कि और स्पीड ब्रेकर लगाने चाहिए यहां पर, ताकि जो गड्डी है थोड़ी सी वो इकोनॉमी की अच्छे से चलने लगे। तो ये कंप्लीटली इस आर्टिकल के अंदर समझाने की कोशिश की गई है। तो एक अच्छा आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, अगर आप लोग यूज करना चाहे तो इनको यूज कर सकते हैं। आगे चलता हूं। नेक्स्ट यहां पर जो अभी आप लोगों को देखने को मिला गालवान वैली के अंदर, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। देखिए हम लोग उसको देखते हैं बहुत बुरी तरीके से, बेसिकली हम लोग कंपेयर करते हैं, हमारी कंट्री के 20 जवान शहीद हो गए, चाइना के 43 जवानों की मौत हो गई, तो हम लोग देख रहे हैं कि हाँ सही है, हमारे 20 ही गए हैं और चाइना के 43 चले गए हैं, तो हम लोग अपने दिल को संतुष्टि कर लेते हैं कि हाँ हमारे कम शहीद हुए जवान, चाइना के ज्यादा मारे गए। तो यहां से आप लोग एक मिनट के लिए ये समझिए कि जो 20 जवान यहां पर जिनकी जान गई है, आप लोग ये समझिए उन 20 परिवार की जान चली गई है। यहां पर हो सकता है कि हर एक परिवार में एक अकेला जवान हो कमाने वाला, तो इसके ऊपर पूरी फैमिली चल रही हो, ये समझिए 20 घर जो है वो बर्बाद हो चुके हैं आज की डेट में। तो उस तरीके से आप लोग देखकर चलोगे तो आप लोगों को दोनों तरीके से चीजें जो है वो समझ में आएगी, और फिर गुस्सा जो है वो गुस्सा आप लोग को माइंड में इसे ऐसे नहीं देखने को मिलेगा कि हमारे इतने हुए तो उनके इतने होने चाहिए। आप लोग ये बोलोगे कि शांति से यार काम करो, ये सही तरीका नहीं है, तो वो बात आप लोगों के माइंड से निकल के आएगी। और कई सारे बच्चे, एक बच्चे ने अब यहाँ पर एक फोटो भी भेजी थी, उनके गांव का भी एक पर्टिकुलर बंदा था जो भी फिलहाल यहां पर शहीद हुआ है। तो देखिए पूरा गांव उमड़ आता है, वहां पर सारे लोग आसपास के देखने आते हैं, तो कंडीशन देखिए कितनी बुरी होती है। मतलब एक तरीके से कि एक जो इसके बारे में बात की जाती थी, जॉब लग गई यार, हाँ कम से कम जॉब कर रहा है, वो सारी बातें, और फिर बाद में आके बंदा जब यहाँ पर तिरंगे में लिपट कर आता है, तो सब समझिए यहाँ पर क्या एक तरीके से दुख की घड़ी रहती होगी पूरे एरिया के लिए। हालांकि ये एक तरीके से देखिए, ये एक तरीके से जो ऐसी मौत है वो एक शहादत होती है देश के लिए, वो अपनी जगह सही है, पर लेकिन एक परिवार के हिसाब से देखें तो परिवार की एक तरीके से जान चली जाती है। अगर इसको जरा सी देर के लिए अपने घर में अगर इसको सोचता हूं किसी भी तरीके से किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो कोई भी चीज अगर आप लोगों को लगता है जिसके लिए आप लोग नॉन सेंसिटिव या सेंसिटिव नहीं हो पा रहे ज्यादा, उस चीज के लिए सबसे अच्छा तरीका एक बार सोचिए कि कुछ भी ऐसी घटनाएं अगर मेरे साथ हो जाए तो कैसा होगा, तो आप लोग उसका अच्छा आकलन लगा पाएंगे, उसकी अच्छी ग्रेविटी समझ पाएंगे। अब थोड़ा सा आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि सारी चीजें मैक्सिमम रिपीट हो रखी है कि इंडिया चाइना का जो बॉर्डर होना चाहिए, LAC वाला, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला, वहां पर क्लियर डिमार्केशन होनी चाहिए
चाहिए। ऐसा नहीं है कि कल से फिर झड़प होने लगे, तो वो चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो उसके बारे में बात की जा रही है। कॉन्फ्लिक्ट जो है 1962 में इंडो चाइना वार हुई, जिसमें हमारी हार हुई थी। तो उससे पहले 1959 में ऑलरेडी इंडिया और चाइना जो थे यहाँ पर कोंका ला जो बेसिकली एरिया था, यहाँ पर दोनों कंट्री के जो ट्रूप थे वो फेस टू फेस यहाँ पर हो गए थे। ठीक है, कई सारे लोग यहाँ पर इस टाइम पर भी इंजर्ड हुए थे। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लोग ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसी देखने को मिल रही है, पास्ट में भी ऐसी चीजें होती रहती हैं। पर लेकिन जो कंडीशन 1959 में थी उस कंडीशन को आप लोग 2020 में नहीं बोल सकते। सिमिलरली अगर कंपेयर करोगे तो ये चीजें सही यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम पर हमको कोई पूछने वाला नहीं था और आज के डेट में G7 तक की मीटिंग में हम लोग को बुलाया जा रहा है। तो आज के डेट में हमारा एक पोजीशन है, हमारा एक अस्तित्व है। तो ऐसा नहीं कि कोई आगे कुछ भी बोलकर चला जाएगा। तो इंडिया और चाइना जो है वो वेरी डिफरेंट प्लेस पर है हिस्ट्री में आज के डेट में। अगर बात करें दोनों के वर्ल्ड स्टेज पर रिप्रेजेंटेशन के बारे में, तो हमको भी एक बहुत बड़ा, आप लोग यहीं से समझ लीजिए, 193 मेंबर में से 184 मेंबर की हम लोग को सपोर्ट मिली। तो कुछ तो होगा आज के डेट में हमारी कंट्री के अंदर इस तरीके की सपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है। तो वो चीजें एब्सेंट थी यहाँ पर 1950s में, जब यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिली थी। तो एक साइड में तो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है कोविड-19 से जूझ रहा है, एक साइड में यहाँ पर ये दुर्घटना देखने को मिल रही है। इंडिया को भी थोड़ा सा यहाँ पर एक तरीके से सपोर्टिव इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए। जैसे पाकिस्तान के साथ में बड़ी बड़ी बुरी टेंशन है आज की डेट में, उसी के साथ में पैटर्न आ गया नेपाल का। तो नेपाल की भी कंडीशन आप लोग को ऐसी देखने को मिलेगी। लिपू लेक और काला पानी के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो उसको आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो सिचुएशन जो है घुमा फिरा के ये है कि हम लोग आज के डेट में एक ऐसे कगार पर खड़े हुए हैं जिससे पड़ोसी देश के साथ में जो रिलेशन है वो काफी लो लेवल पर यहां पर नजर आ रहे हैं। तो उनको हम लोग को इंप्रूव करना पड़ेगा, चाहे आप लोग पाकिस्तान की बात करें, चाहे नेपाल की, चाहे चाइना की, क्योंकि पड़ोसी देशों के साथ में संबंध खराब कर लंबे समय तक चीजें सर्वाइव नहीं की जा सकती है। तो साउथ एशिया पॉलिसी जो होनी चाहिए हमारी, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए और नेबर्स के साथ में गुड रिलेशन और इसी के साथ में नेशनल स्टेबिलिटी और वेलबींग, यानी कि अच्छी चीजें तभी होंगी जब हम पड़ोसी के साथ में अच्छे रिलेशन रखेंगे। अगर पड़ोसी के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं रखेंगे तो ये चीजें आप लोग नहीं बोल पाओगे कि ये सारी चीजें अच्छी हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है और खासकर सिचुएशन जो है नॉर्मलाइज हो उसी को आप लोगों को एक तरीके से अप्रिशिएट करना है कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल है, एक उसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। देखिए आज की डेट में अगर इंडिया और चाइना के मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के बारे में बात करें तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक उदाहरण देता हूँ। अगर बात करें, अभी मैंने ये जो एक ट्वीट भी किया था यहाँ पर, ये जो आप लोगों को जो ट्विटर पर मैंने शेयर भी की थी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। चाइनीज जो गुड्स हैं हमारी कंट्री में, जो 2018 में हम लोगों के यहाँ से 2018 में जो हम लोग यहाँ से चाइना के जो गुड्स थे खासकर दिवाली के टाइम पर व्यापार हुआ, वो था 8,000 करोड़ रुपए का। तो 8,000 करोड़ रुपए का व्यापार चाइना की कंपनी के द्वारा किया गया। पर लेकिन 2019 में जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो व्यापार था ये घटकर 3,200 करोड़ रुपए के करीब यहां पर आ गया। तो ये कहीं ना कहीं घटा। अभी 2020 में बात की जा रही है, चाइना का जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल बाइकआउट कर दो और इसको घटाकर 2020 में इसको घटाकर 0 करोड़ पर लेकर आओ। यानी कि चाइना को समझ में आना चाहिए कि हम लोग उसको फायदा पहुंचा रहे हैं और वो हमारे साथ में क्या कर रहा है। तो ये तभी होगा जब सारी जनता यहां पर मिलकर काम करेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यहां पर ये हो गया। और ये जो बातें बोली जा रही है यहां पर, अभी ये जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस है उसमें यहां पर ये एक तरीके से आर्टिकल छपा था, तो उसमें यहां पर ये बातें बोली गई थी। तो अभी 20 में ये और ज्यादा यहां पर नीचे आना चाहिए। पर लेकिन एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चाइनीज जो कंपनी है खासकर ऑटोमोबाइल कंपनी के बारे में बात करें और इसी के साथ में अगर आप लोग यहां से टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के बारे में बात करें, उसमें भी फोकस देकर चलना पड़ेगा। चाइना कंपनी के साथ में 5G एग्रीमेंट हम लोग कर रहे थे, उसको हटाओ, यूएसए की किसी कंपनी के साथ में करो या फिर अपनी किसी कंपनी को इतना सपोर्ट करो कि हम लोग उस लेवल पर आकर काम कर सकें। तो वो चीजें करनी पड़ेगी। जो मोबाइल है, चाइनीज मोबाइल जो होते हैं बेसिकली वो सबसे ज्यादा डेटा चोरी करते हैं, तो उसके बारे में हम लोगों को चीजों को समझना पड़ेगा, वहां से चीजों को निकालना पड़ेगा। तो मेड इन इंडिया पर फोकस देना चाहिए, ना कि मेड इन चाइना। तो मेड इन इंडिया पर फोकस देकर चलेंगे तो तभी यहां पर चीजें जो हैं वो सही लेवल पर हम लोग कर पाएंगे। तो एक तरीके से ये भी बातें हम लोग को समझनी पड़ेगी कि हम लोग उनको व्यापार दे रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे साथ में बदतमीजी कर रहे हैं। तो उनको इसका समझ में आना चाहिए। और कई सारे मुद्दे हैं चाइना को सबक सिखाने का। सबसे पहला क्या हो गया, अभी मैं देख रहा था ट्विटर पर ही एक पर्टिकुलर ताइवान का कोई बंदा था, सर बंदी थी, कोई लड़की थी शायद, वो बोल रही थी कि इंडिया हम आपके सपोर्ट में हैं, आपको भी हमारा सपोर्ट करना चाहिए। मतलब वो ट्विटर जो है वो वायरल हो रहा था। यानी कि ताइवान वाले भी चाह रहे हैं आज के डेट में कि वो कहीं ना कहीं जो चाइना से छुटकारा चाहे। तो एक तो ताइवान वाला मुद्दा हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर लेकर चल सकते हैं, दूसरा हांगकांग वाला मुद्दा हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर लेकर चल सकते हैं, तीसरा जो जिंगजियान वाले रीजन के बारे में बात करते हैं। जिंगजियान वाला रीजन कौन सा है? जिंगजियान वाला वो रीजन है जहां पर आज की डेट में अगर आप लोग देखोगे
तो काफी बुरी कंडीशन वहां पर देखने को मिलती है जिंगजियान वाले रीजन में। क्या है वहां पर जो बेसिकली जो चाइना है बहुत बुरी तरह वहां पर जो ये कम्युनिटी है, खासकर जो मुस्लिम कम्युनिटी जिनको बोला जाता है, उसके ऊपर काफी सारे अत्याचार वहां पर चाइना कर रहा है। तो इस तरीके से इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया यहां पर उसको भी मुद्दे को उठा सकता है, ठीक है। इसी के साथ में ये जिंगजियान वाला रीजन का मुद्दा आ गया। नंबर 4 पे अगर बात करें तो तिब्बत वाले मुद्दे को हम लोग वहां पर उठा सकते हैं। तिब्बत वाला मुद्दा जो है यहां पर, तो वो आप लोग समझिए, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें जैसे वियतनाम के साथ में आज की डेट में आप लोग बात करते हैं, तो वियतनाम एक ऐसी कंट्री है जो कि चाइना के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं रखती है, उसको हम लोग आर्म्स सप्लाई कर सकते हैं जैसे पाकिस्तान को चाइना सप्लाई करते हैं, तो वो एक मुद्दा आप लोग बोल सकते हैं। तिब्बत वाले इश्यू के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, उसको भी फिर से उठा सकते हैं क्योंकि दलाई लामा आज के डेट में भी हमारी कंट्री में है। बाकी बाइकआउट करें यहां पर जो व्यापार हम लोग यहां पर चाइना के साथ में करते हैं, आज के डेट में 60 बिलियन के करीब ट्रेड देखने को मिलता है, तो उसको हम लोग एक तरीके से बाइकआउट कर सकते हैं। तो चाइना जो है उसको एक बहुत बड़ा नुकसान हम लोग पहुंचा सकते हैं अगर हम लोग पहुंचाना चाहे तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग इंप्लीमेंट करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे पॉइंट है, इनको आंसर राइटिंग में यूज करना चाहे तो आप लोग यूज कर सकते हैं। काफी अच्छे पॉइंट बोल सकते हैं कि चाइना के लिए हम लोग क्या एक तरीके से स्टेप उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, इसका आंसर आप लोगों से पूछा गया था, ये पूछा गया था महात्मा मोजेट डेजर्ट के बारे में। तो मोजेट जो डेजर्ट है यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया यहाँ पर ये नॉर्थ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट साइड में। फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, दोनों सही है, फिर कोई सा भी सही नहीं है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, सही आंसर यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, पर सेकंड स्टेटमेंट सही है क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में नहीं यहाँ पर ये यहाँ पर देखने को मिलेगा आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे, इसके अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो यहाँ पर अगर नॉर्थ हो गया ये, ठीक है। यहां पर देखिए पहले आप लोग इसको देख लीजिए, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ, ठीक है। अगर नॉर्थ वेस्ट में बोलता तो कहां कहीं यहां देखने को मिलता, पर लेकिन यहां पर कहां पर है, ये है सदर्न वेस्टर्न रीजन में, ठीक है। तो यहां पर ये देखने को मिल रहा है, तो वो स्टेटमेंट यहां पर गलत होगी, ठीक है। इसके बारे में याद रखिएगा। इसी के साथ में यहां पर 47 स्क्वायर जो माइल से बेसिकली इसका एरिया देखने को मिलता है, और ये जो स्मॉल एरिया एक्सटेंड होता है यहाँ पर उथा, और इसी के साथ में एरोजेना जो इसके अंदर जो रीजन है बेसिकली, ठीक है। तो ये है आज का टोटल डिस्कशन। अगर लेक्चर पसंद आया या नहीं पसंद आया तो फीडबैक देकर जरूर जाना, क्योंकि फीडबैक काफी इंपॉर्टेंट होता है। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या सही है क्या गलत है, ये आप लोगों के लिए काफी एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वीडियो उसी के हिसाब से इंप्रूव होगी। यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कई बार लिंक डालने कर प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पर अपडेट नहीं होती है वीडियो, तो आप लोग यहाँ पर सारे लिंक सबसे पहले मिल जाते हैं, तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।